नमस्कार। नेशनल स्पोर्ट्स डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेड यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, जिसको हम छोटे में फेड कहते हैं, उसकी जैक्सन होल में उनके चेयरमैन की स्पीच के बाद अमेरिकन मार्केट क्यों इतनी तेजी से गिरे, एशियन मार्केट्स आज सवेरे क्यों गिरे, भारतीय मार्केट्स भी उसी के चलते हमने देखा कि गैप डाउन से खुले। थोड़ी रिकवरी जरूर आई है मार्केट्स में, बट अभी हमें क्या दिख रहा है आगे, और आपको हम क्या सजेशन देंगे आपके पोर्टफोलियो के बारे में, ये सब बातों पे आज हम डिस्कशन करते हैं। लगभग 5 महीने के बाद मैं नया वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब में। आशा है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, कमेंट्स भेजते रहिए, और क्या टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहेंगे। कोशिश यही रहेगी कि कुछ वीडियो हर हफ्ते मैं अब पोस्ट करता रहूं आपके लिए, और अगर हो सका तो ये मैं पूरा करूंगा, ताकि आपको जानकारी मिल जाए मार्केट्स के बारे में। मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक या कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं बोलूंगा, ना मैं किसी से पैसे लेता हूं। कोई ब्रोकरेज या कोई प्रोडक्ट्स आपको बताने के लिए। तो अगर कोई ऐसे आपको दिखे सोशल मीडिया पे जो कि मेरे नाम से कोई स्टॉक के बारे में बोल रहा हो, या कोई सर्विस के बारे में बोल रहा हो, या न्यूज़लेटर के बारे में बोल रहा हो, जरूर मुझे सचेत करिए, ताकि मैं एक्शन ले सकूं। बहुत लोगों ने आजकल इस तरह की दुकान खोली हुई है जो कि वेल नोन मीडिया हैंडल्स के वीडियोस वगैरह को ले लेते हैं, और वहां से फिर वो अपना उस पे डाल के अपना ओपिनियन, और वहां से लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो वो आप देखते रहिए और उससे सचेत रहिए। तो आज बात करेंगे 26 अगस्त को जो जैक्सन होल में जिम पॉवेल जो चेयरमैन है फेड के, उनकी जो स्पीच रही, उसमें क्या हुआ और किस कारणवश हमने देखा कि मार्केट गिरा। तो फेड की जो फेड के पावेल की जो स्पीच थी, 9 मिनट की स्पीच थी। $1.5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके कारण गिर गया। उम्मीद यही थी। ये जैक्सन होल सालाना मीटिंग रहती है, एक रिजॉर्ट में जाते हैं ये। यूएस की वायोमिंग करके स्टेट है, उसमें ये जैक्सन होल करके एक रिजॉर्ट है, जहाँ एक लेक भी है जहाँ पे फिशिंग भी होती है। तो हाइक्स पे जाते हैं, फिशिंग पे जाते हैं। लगभग 120 लोग विश्व भर से आते हैं, जिसमें 45 सेंट्रल बैंकर्स रहते हैं, 12 तक मीडिया रहते हैं, और ये क्लोज डोर मीटिंग रहती है, क्लोज डोर बैठक रहती है, ताकि वो खुल के बात कर सकें। और उसके बाद हमें पता लगता है कि क्या बातचीत हुई। कुछ फॉर्मल स्पीचेस रहती हैं, एकेडमिक्स भी आते हैं, जैसे रघुराम राजन इस बार प्रेजेंट कर रहे थे एक एकेडमिक पेपर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग पे। उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए क्या उनकी रिसर्च का निष्कर्ष निकला। बट ओवरऑल एकेडमिक्स आते हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं, और जानकार इनवाइट किए जाते हैं। तो 120 तक लोग रहते हैं। 2.5 दिन की ये कॉन्फ्रेंस रहती है। शुरुआत होती है यूएस के सेंट्रल बैंक के हेड की स्पीच के साथ। तो पावल ने जब स्पीच दी, पहले हमें क्या लग रहा था, और ज्यादातर फॉरेन ब्रोकरेजेस की यही उम्मीद थी कि ज्यादा कुछ वो नहीं बोलेंगे। रेट हाइक जो सितंबर में आने वाला है, 21 सितंबर को, उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। ज्यादा इनका जो तवज्जो रहेगा वो एकेडमिक कुछ बातें बोलेंगे, स्ट्रैटेजिक बातें बोलेंगे। बट इसके विपरीत हमें उम्मीद थी आधे घंटे से 1 घंटा शायद वो लेंगे। 9 मिनट की स्पीच दी, 9 मिनट के बाद $1.5 ट्रिलियन मार्केट कैप गिर गया। और वो अगर एशिया का जो गिरा मार्केट कैप बढ़ाए उसमें, तो काफी लाख करोड़ दुनिया भर के स्टॉक मार्केट से निकल गया। तो ऐसा क्या हुआ?
इसके लिए हमें जाना है पिछले जून और जुलाई की बैठक में। फेड की जो बैठक रही, दोनों बारी जून और जुलाई में 75 बेसिस पॉइंट यानी 0.75% का इंटरेस्ट रेट हाइक किया गया। और जुलाई में पावल ने क्या कहा कि अब जो 2.25% का रेट हो गया है अमेरिका में, वो न्यूट्रल लेवल पे आ जाता है। तो अब हम देखेंगे, फॉरवर्ड गाइडेंस हम बंद कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही पेचीदा हो गया मामला। इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नया जॉब्स, हाउसिंग, उन्होंने कहा कि बड़ी तेजी से सब कुछ बदल रहा है। तो अगर हम बंद जाते हैं एक फॉरवर्ड गाइडेंस देके कि भाई इस महीने में हम इतना रेट देख रहे हैं, उससे हमारे हाथ बन जाते हैं। तो हम फॉरवर्ड गाइडेंस हटा रहे हैं। हम डेटा जैसे आएगा, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बेसिस पे हम एक्ट करेंगे। बट अभी हम कुछ नहीं करने वाले फॉरवर्ड गाइडेंस के तौर पे। तो न्यूट्रल रेट जो उन्होंने कहा, साथ में उन्होंने कहा कि लगता है कि शायद हमारे रेट हाइक की ट्रेजेक्ट्री में हमें एक ठहराव आ जाएगा, धीरे हो जाएगी। ये सब देख के मार्केट बड़ी तेजी से दौड़ गए। मार्केट ने क्या इससे कंक्लूशंस निकाले कि फेड का रेट हाइक ज्यादातर हो गया। अब 25-25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट का एक आध रेट हाइक और आ जाएगा, लगभग 1% और बढ़ेंगे रेट अगले फरवरी तक। और फिर मार्च अप्रैल तक कटौती आने लग जाएगी रेट में। इकोनॉमी को भी ये संभाल लेंगे, इकोनॉमी की हार्ड लैंडिंग नहीं होगी। तो मार्केट ने ज्यादा इसमें ओवर कॉम्प्लेसेंसी दिखाई, बहुत ही मार्केट आगे भाग गया। और उसके बाद जो 18 लोग रहते हैं इनकी वोटिंग ट्रेजेक्ट्री में, वो 18 लोगों ने आके जरूर कोशिश की जुलाई की बैठक के बाद से कि मार्केट को समझाया जाए अपनी स्पीचेस में कि हम रेट बढ़ाएंगे, देरी तक बढ़ाएंगे। आप लोगों ने गलत निष्कर्ष निकाला है, हम स्लो डाउन नहीं कर रहे क्योंकि इन्फ्लेशन अभी तक बढ़ती जा रही है। बट मार्केट ने उसको अनदेखा किया और हमने देखा स्टॉक मार्केट्स ने अच्छी रिकवरी दिखाई। जून, मिडिल ऑफ जून में जो मार्केट बॉटम फॉर्म हुआ, वहां से बहुत तेजी से मार्केट्स ने रिकवरी दिखाई। जुलाई बहुत अच्छा रहा मार्केट्स के लिए। और अगस्त में भी हम देख रहे थे कि अच्छी तरह से मार्केट्स अग्रसर हैं। स्टॉक मार्केट और जहां तक बॉन्ड मार्केट की बात है, हमने देखा उनके यील्ड्स जो हैं, जो उनके रनिंग रेट्स चल रहे हैं, वो कम होते जा रहे थे। सब कुछ दिखा रहा था कि मार्केट सोच रहा है कि संकट टल गया है, रिस्क ऑन आ रहा है और मार्केट काफी कॉन्फिडेंट है। तो इस माहौल में पावल ने आके चार पांच बहुत अहम बातें करी। तो जुलाई में जो कहा उन्होंने, उससे मार्केट बहुत प्रोत्साहित हुआ। उसके बाद फेड ऑफिशियल्स ने आके कहा कि नहीं, आपने गलत सोचा है। तीसरा, मार्केट ने उसको अनदेखा किया। चौथा, जब पावल आए बोलने को, हमें पता था जुलाई में इन्होंने कहा फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देंगे, तो हमें यही लगा कि एकेडमिकली बोलेंगे, आधे घंटे घंटे के लिए समझाएंगे कि क्या इनकी थिंकिंग है। पिछली पिछली जैक्सन होल 2021 में बहुत बड़ी गलती की फेड ने, जब उन्होंने कहा कि लगता है इन्फ्लेशन जो बढ़ रही थी तेजी से, उन्होंने कहा कि हमें लगता है इन्फ्लेशन स्थायी नहीं है, अस्थायी है, इन्फ्लेशन हट जाएगी। तो ये जो नहीं हुआ, इसके चलते बाजार को ये लगा कि शायद बोलें कि क्यों उनसे गलती हुई पिछली बारी, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। तो फिर क्या हुआ, जब फेड के पावल ने बातचीत करी, बहुत हॉकिश वो साउंड किए। स्ट्रेट उन्होंने कहा, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ी है और ये बढ़ी रहेगी काफी टाइम तक। हमें क्या करना है कि जो हमारा बैलेंस बनाने का कोशिश रहता है इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बारे में, हमारा फोकस अब इन्फ्लेशन को नीचे लाने की तरफ ज्यादा है। आप लोग ये सोचिए
इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, तो हमें एक रनवे, एक हमें स्पेस मिल रही है, जगह मिल रही है रेट बढ़ाने की और हम फोकस करेंगे। तो ये पहला झटका आया कि रेट्स तो हायर रहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि ये लंबी अवधि तक हमें रेट्स बढ़ा के रखने पड़ेंगे जब तक कि स्थायी रूप से इन्फ्लेशन नीचे ना आ जाए। तो हमारा 2% का टारगेट है। अभी इन्फ्लेशन 8.6% चल रही है। अगर आप हेडलाइन लें, कोर इन्फ्लेशन ले तो 6.8 है, 6.8 पे है। और पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी लें, जो कि उनका सबसे महत्वपूर्ण एक नंबर रहता है, वो 4.8 है, जिसमें से खाद्य पदार्थ और पेट्रोल वगैरह एनर्जी की कीमतें निकाल लेते हैं। तो फूड और फ्यूल अगर निकालें तो वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 4.8 पे है। उसके सामने फेड का टारगेट 2% है, तो काफी ऊंची है इन्फ्लेशन। तो बोले कि देखिए रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे और जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरा, लंबी अवधि के लिए ये रेट बढ़ाने पड़ेंगे, इतनी जल्दी हम नहीं कट करेंगे रेट्स को। तीसरा जो उन्होंने कहा कि इससे अगर इकोनॉमी में आ, आपकी प्रॉब्लम भी आती है, अगर एक ठहराव आता है या गिरावट भी आती है, तो वो पेन वाजिब है, हमें लेनी पड़ेगी। तो इससे मार्केट थोड़े हिल गए, थोड़े विचलित हुए। चौथा, उन्होंने कहा कि अगर हमने ये रेट हाइक प्री मेच्योरली, तो जब तक जरूरी है उससे पहले हमने रोक ली, तो उसके बाद ये इन्फ्लेशन को रोकने की कीमत और बढ़ जाती है। तो वो कॉस्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाद में और बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा फोकस यही है कि हम अभी रोकें, और ये रोकने के लिए रेट बढ़ाने पड़ेंगे आपकी जो सोच है उससे कहीं ज्यादा। और पांचवा, इन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास पहले काफी हिस्टोरिकल ऐसे केसेस हैं जहां गलती की गई फेड के द्वारा, और रेट बढ़ाने की जो एक्सरसाइज थी, किन्हीं कारणवश या तो मार्केट्स गिरे या तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, तो किसी कंपल्शन की कारण हमने वो रेट बढ़ाने रोके, और उसके कारण जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो हम इस बारी नहीं कर रहे। तो हायर फॉर लॉन्गर, ज्यादा अवधि के लिए हम ज्यादा ऊपर रेट्स रखेंगे। ये एक आप कह सकते हैं जो जिस था, या जो मूल तौर पे क्या उन्होंने बोला, हायर फॉर लॉन्गर, ज्यादा रेट बढ़ेंगे, ज्यादा देर तक बढ़ेंगे, इकोनॉमिक कष्ट आएगा सबको, वो तो आने वाला है, कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। और अनयूजुअली हाई इंटरेस्ट रेट्स हम बढ़ाएंगे, तो हो सकता है ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएं, वो सब रहेगा, आप सबको ये देखना पड़ेगा। तो इस बैठक के बाद मार्केट बड़ी तेजी से गिरे। जो यूएस 2 साल का पेपर है वो 3.46, 3.46 पे पहुंच गया। 10 साल का पेपर भी बढ़ा, 3.11 पे हो गया। तो रेट्स बढ़े यूएस में, इक्विटीज नीचे गए, नैस्डैक जो ज्यादा ग्रोथ सेगमेंट है, मोमेंटम स्टॉक्स हैं, वो सब गिरे। जो तेजी से, ये जो फैंग स्टॉक कहते हैं हम, हाई ग्रोथ वाले टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टॉक्स, वो सब 4-4-5% गिर गए। तो ये सब माहौल बिगड़ा। अब आगे क्या? आगे यही है कि एक तो 2 तारीख को, 2 सितंबर को अगस्त के जॉब ओपनिंग्स का डेटा आएगा, वो बहुत अहम रहेगा। याद रखिए, जब जुलाई के जॉब ओपनिंग्स आए, तो जहां उम्मीद थी कि 2.5 लाख जॉब्स तक क्रिएट होंगे यूएस में जुलाई में, वहां पे हमने देखा 5.25 लाख। तो इससे क्या हो गया, मार्केट बहुत घबरा गए, क्योंकि ये दिखाता है कि इकोनॉमी तो रेड हॉट है। जहां 2.5 लाख जॉब अमेरिका में बनने थे, वहां 5.5 लाख जॉब या 5.25 लाख जॉब आ गए। ये सोच के मार्केट काफी घबराए और बोले कि यहाँ तो फिर फेड रेट हाइक ज्यादा करेगा। तो 2 सितंबर को जो जो नंबर आता है
वो बहुत अहम रहेगा। मैं उसके करीब आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगा और उसके बाद भी आपको बताऊंगा। और मेरे एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट जी बिजनेस पे भी 1 तारीख को हम इसको अच्छी तरह कवर करेंगे, तो आप जी बिजनेस पे भी देख सकते हैं, और वो वीडियो भी पोस्ट होता है जी बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे, वहां आप देख सकते हैं। बट मैं आपको सेपरेटली भी इस पे बता दूंगा जरूर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होगा कि 10 सितंबर को 10 सितंबर को सॉरी 13 सितंबर को अमेरिका की अगस्त की इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा। सो 2 सितंबर और 13 सितंबर ये आप लिख के रख लीजिए। इसके चलते 21 सितंबर को फेड रेट हाइक करेगा। क्या उम्मीद है? आज के दिन में, आज हम हैं 29 अगस्त में, आज के दिन में 70% प्रोबेबिलिटी ऐसी है, जो हम डेरिवेटिव डेटा देखते हैं उसकी चेन देख के वो पता लगता है। ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट स्वैप जो होते हैं उसके मार्केट से थोड़ा सा हमें एक प्रोबेबिलिटी पता चल जाता है। वो दिख रहा है कि 70% मार्केट में यही गुंजाइश दिख रही है कि 75 बेसिस पॉइंट करेंगे, और 30% गुंजाइश है 50 बेसिस पॉइंट की। कुछ लोगों ने मुझे ट्विटर पे लिखा 1% होगा। 1% नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहां से आप ये सोच सकते हैं कि भाई कितना रेट बढ़ना है, और ये अगला सवाल आप पूछ सकते हैं। तो जून में ये ना हर 2-3 मीटिंग के बाद डॉट प्लॉट बनाते हैं फेड के जितने 18 वोटिंग मेंबर हैं। फेड ओपन मार्केट कमेटी कहते हैं, एफओएमसी। तो ये डॉट प्लॉट बनाते हैं। उस डॉट प्लॉट में टर्मिनल रेट, मतलब जो पीक रेट इनको दिख रहा था, इस साल का 3.4 था, अगले साल 3.8। अब क्या हुआ है, ये जून में बनाया था, जुलाई में नहीं आया। 21 सितंबर को नया डॉट प्लॉट आएगा। मार्केट क्या दिखा रहा है अभी, कि साल के अंत तक ये रेट जाता है 3.5%, और अगले साल ये रेट हो जाएगा 3.8%। तो 3 दशमलव और 4 और 3.8 के सामने, माफ कीजिए गलत बोला मैंने, 3.4 और 3.8 के सामने इस साल के अंत में ही 3.75 दिख रहा है। तो 3.4 की जगह 3.75 आ गया, और अगले साल 3.8 की जगह 4% दिख रहा है। आप कह सकते हैं ये 20 बेसिस पॉइंट का क्या फर्क है? ये बहुत बड़ा मार्केट है, और एक एक बेसिस पॉइंट तो 0.01% से ये मार्केट घूम जाता है। तो ऐसे 20-25 बेसिस पॉइंट जो बढ़ गया, और ये जून से अगस्त तक बढ़ गया है, सोचिए 2 महीने में ही ये जो आगे देखने का है वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। 3.4 से 3.75 आ गया, और जो 3.8 था वो 4 की तरफ दर्शा रहा है। अहम बात यह है कि जो मार्केट सोच रहा था कि फरवरी तक रेट हाइक हो जाएगा, फिर मार्च अप्रैल से रेट कटौती हो जाएगी, या जून तक तो हो ही जाएगा, अब दिख रहा है 2023 में रेट कट होना मुश्किल है, 2024 में शायद रेट कट हो जाए। तो ये भी एक वीडियो मैं आपको दूंगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है जब फेड रेट हाइक करते हैं। वो औसतन है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो यहीं समाप्ति करूंगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। बट ओवरऑल हमें क्या सोच के चलना है कि फेड काफी हॉकिश है। जुलाई में जो मार्केट ने सोचा कि फेड का पिवट हो रहा है, मतलब वो बदल रहे हैं नजरिया, वो गलत था। तीसरा, रेट्स हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे, तो ज्यादा रेट बढ़ेंगे अमेरिका में, और उसके कारण वो ज्यादा उसकी अवधि के लिए भी ज्यादा रखेंगे उस रेट को, ताकि इन्फ्लेशन पे काबू पाया जाए। फोकस अब इन्फ्लेशन पे आ गया है, ग्रोथ से हट के इन्फ्लेशन पे आ गया है। तो मार्केट्स इससे घबरा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। आपको क्या करना है? लंबी अवधि का आपका जो निवेश है वो बनाए रखिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से जब मार्केट्स टर्न होते हैं,
एक दो हफ्ते में पूरे साल के रिटर्न दे देते हैं, जैसे हमने जुलाई में भी देखा 8-9% मार्केट ऊपर भाग गए। तो ये अभी टाइम नहीं है मार्केट से निकलने का। मैं कहूंगा कि बने रहिए। यहाँ से क्या मार्केट और गिरेंगे, लगता है गिरेंगे। मैं नए निवेश की बात नहीं कह रहा। जो आपके एसआईपी है वो बनाए रखिए, वो आप करते रहिए निवेश। हमारे मार्केट का नजरिया देखिए तो 1 अक्टूबर 2021 पिछले साल 17,500 पे निफ्टी था। आज फिर से 17,200-300 के करीब चल रहा है। तो एक साल में ज्यादा रिटर्न नहीं आया मार्केट में, या 11 महीने में कुछ रिटर्न बने नहीं। बट उसका अच्छी बात क्या है, जब ये कैचअप करेगा ये मार्केट छोटी अवधि में ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो मार्केट से बाहर नहीं रहना है। हाँ, कंजर्व करिए कैपिटल, साइड में कैश रखिए। अगर तेजी से ये गिरेगा मार्केट, पिछली बारी के बॉटम 15,200-300 की तरफ जाता है, वो एक अच्छा लेवल आ जाएगा। या फिर अगर मार्केट इस लेवल पे टाइम स्पेंड कर लेगा, तब भी हमें अच्छा मौका मिल जाएगा इसी लेवल पे। बट अभी टाइम नहीं है मेरे ख्याल से, तो अभी बॉटम नहीं बना है। वो हमें 6 महीने बाद ही पता चलता है। बट अभी टाइम लगेगा इस मार्केट को बॉटम बनाने में। तो ज्यादा लमसम मनी नहीं डालना है, वेट करिए। अगर स्मार्टेस्ट जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, उनको इतनी वॉलेटिलिटी, उनको इतनी अनसर्टेनिटी दिख रही है, वो बोल रहे हैं कि हम हर बारी डेटा देख के ही बात करेंगे, गाइडेंस नहीं दे सकते। तो मैं और आप कौन है इस मार्केट को प्रिडिक्ट करने में? हाँ, टेक्निकल लोग हैं, वो बोलेंगे यहाँ बॉटम बना, यहाँ सपोर्ट है, ये है, वो है। वो सब ठीक है। अपना नॉर्मल एसआईपी जारी रखिए, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने डालते रहिए। जो लंबी अवधि का निवेश है उसमें बने रहिए, क्वालिटी में रहना है। तो ये जो टर्न अराउंड स्टोरीज हैं या जो टिप बेस्ड हैं उसमें मत जाइए, अपनी क्वालिटी में बने रहिए। यही बेस्ट रहेगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच आपका फिर से वॉच करने के लिए। हो सके तो लाइक करिए, हो सके तो सब्सक्राइब करिए। मेरा बिल्कुल यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको थोड़ा नॉलेज दे पाऊँ, आपके सामने डेटा रख पाऊँ। मैं कोई न्यूज़लेटर नहीं चला रहा हूँ, मैं कोई सर्विस नहीं ऑफर करता, ना मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बोलता हूँ। सिर्फ आपका ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ। ना मैं किसी से पैसे लेता हूँ उनका, किसी ब्रोकर से, या कोई प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए, या कोई म्यूचुअल फंड बेचने के लिए। ये आप रखिएगा। तो कोई अगर मेरा नाम लेके आपके पास आए भी और बोले कि ये रिकमेंडेशन है, या वो इम्पर्सनेट करे मुझे मीडिया पे, तो जरूर उसको रिपोर्ट करिए। वो मैं नहीं हूँ, वो जेन्युइन नहीं है। मैं आपको केवल 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 ब्रॉडर मैक्रो के बारे में बताऊंगा, ब्रॉडर मार्केट कैसे सोचना है, मार्केट को कैसे अप्रोच करना है, और मार्केट में पैसे कैसे बनाने हैं लंबी अवधि के लिए क्वालिटी कंपनी से। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।